मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड यूनिट 4 इम्यूनोलॉजी में हम आज मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम या इम्यून रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखेंगे। बच्चों, इम्यून रिएक्शन की मैकेनिज्म में 4 स्टेप होती है। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन, दूसरी स्टेप एग्लूटिनेशन, तीसरी स्टेप न्यूट्रलाइजेशन और चौथी स्टेप है ऑप्सोनाइजेशन। बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहली स्टेप प्रेसिपिटेशन। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्रेसिपिटेशन जब दो रिएजेंट रिएक्शन करते हैं तो जब एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो साल्ट बनता है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है एक तरह का। इसी प्रकार से इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज एंटीजेंस के साथ में अटैच होते हैं और उन सोल्यूबल एंटीजेंस को इनसोल्यूबल में उनकी रिएक्शन के फलस्वरूप इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में हमें दिख रहा है। दूसरा स्टेप हम देखते हैं, ये डायग्राम से सबसे पहले हम इन स्टेप को देख लेते हैं, फिर इनके बारे में आगे हम थोड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। दूसरी स्टेप एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब इकट्ठा करना या इकट्ठा हो जाना। इसमें एंटीजेंस को बांध करके एंटीबॉडीज एक जगह इकट्ठा होती है या क्लंपिंग का निर्माण होता है। न्यूट्रलाइजेशन तीसरी स्टेप है। न्यूट्रलाइजेशन स्टेप में पैथोजेंस जो है, बैक्टीरिया, वायरस, इनकी बॉडी के वह पार्ट जो डेंजरस होते हैं या जिन पार्ट्स के द्वारा ये हमारी सेल्स से अटैच होकर के और उनको बीमार करते हैं, उन पार्ट्स को एंटीबॉडी अटैच होकर के न्यूट्रलाइज कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। इस वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इन तीनों रिएक्शंस के फलस्वरूप ऑप्सोनाइजेशन होता है और ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस में फेगोसाइटोसिस जो होते हैं, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, उन पैथोजेंस का भक्षण करके उनको नष्ट कर देते हैं। एक और रिएक्शंस इसमें होती है इन्फ्लेमेशन। इस रिएक्शंस में एंटीबॉडी वो सेल्स से अटैच होकर के हिस्टामिन के सिक्रेशन को प्रोमोट करती है और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होती है। और इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस के कारण इम्यून मोबिलिटी इंक्रीज होती है। अगला डायग्राम कॉम्प्लीमेंट का है, जिसमें हमने कल पिछले स्लाइड में देखा था कि कॉम्प्लीमेंट छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के ग्रुप हैं। ये प्रोटीन्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं तथा पैथोजेंस की सेल पर ये एक पोर का निर्माण कर देते हैं। और जब पैथोजेंस की सेल पर पोर बन जाता है तो उस पोर के माध्यम से, बाहरी माध्यम से जल एंटर करता है और सेल लाइसिस हो जाता है या सेल फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब हम इन चारों स्टेप प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन
और ऑप्सनाइजेशन का थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। प्रेसिपिटेशन, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, ये रिएक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड है और ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। These reactions depend on the formation of lattices when antigen and antibody exist in optimal proportion. Precipitation reaction differ from agglutination. Agglutination से differ होती है ये precipitation reaction, और किस रूप में ये differ करती हैं कि एंटीजन की साइज और सोल्यूबिलिटी के आधार पर ये एग्लूटिनेशन से डिफर होती है, भिन्न होती है। वो इस प्रकार से है कि एंटीजन्स जो होते हैं वो सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं और बड़े आकार के अणु होते हैं। दूसरी स्टेप एग्लूटिनेशन। इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन में एंटीबॉडी और एंटीजन्स का जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है उसके पश्चात इनकी क्लम्पिंग होती है, इकट्ठे होते हैं और उनकी वजह से विजिबल एक्सप्रेशन होता है जिनकी पहचान पैथोलॉजिस्ट के द्वारा की जा सकती है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन अप्लाइड टू पर्टिकुलर टेस्ट एंटीजन दैट हैव बीन कॉन्जुगेटेड टू ए कैरियर। जो एंटीजेंस कैरियर सेल्स के साथ में या एंटीबॉडीज के साथ में जुड़े हुए हैं उनको टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान की जाती है और ये कैरियर रेड ब्लड सेल्स भी हो सकती है और आर्टिफिशियल्स भी हो सकते हैं, जैसे लेटेक्स या चारकोल पार्टिकल्स आर्टिफिशियल होते हैं। These conjugated particles are reacted with patient serum containing antibodies। ये conjugated particles जो होते हैं वो पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज है उनके साथ रिएक्शन करते हैं। The end point of the test is observation of clump resulting from the antigen antibody complex formation। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से या क्लम्पिंग से जो टेस्ट का ऑब्जर्वेशन होता है वही एग्लूटिनेशन से उसकी पहचान होती है। न्यूट्रलाइजेशन में बैक्टीरिया और वायरस के ऐसे पार्ट्स जो होस्ट सेल पर अटैच होने के लिए या अटैक करने के लिए काम में लाए जाते हैं, इन पार्ट्स को एंटीबॉडीज के द्वारा घेर लिया जाता है और उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि वह होस्ट सेल को इफेक्ट नहीं कर सके। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। It may interfere with virion binding to receptor, block uptake into cell, prevent uncoating of the genome in endosome and cause aggregation of virus particles। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में विरियन रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग नहीं हो पाता है और प्लाज्मा में ही उनको एंटीबॉडीज के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन इज मार्क्ड फॉर इंजेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय फैगोसाइट्स। फैगोसाइट सेल्स के द्वारा जिन रोगजनक कारकों को नष्ट किया जाता है उनकी पहचान या उनको मार्क करने का कार्य ऑप्सोनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस में जो अणु इन्वॉल्व होते हैं उनको ऑप्सोनिन नाम दिया गया है, वो एंटीबॉडीज होते हैं और ये एंटीबॉडीज पैथोजेंस के एपिटोप जिनसे एंटीबॉडी अटैच होते हैं उनको एपिटोप कहा जाता है, उनके साथ एंटीबॉडीज
अटैच होती है। एंटीबॉडीज़ के अटैच होने में एंटीबॉडी के जो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज पार्ट्स जो होते हैं वो फेगोसाइट के रिसेप्टर के साथ में अटैच होते हैं तथा रोग कारकों को नष्ट होने के लिए उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा C3b, C4b कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं जो फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करते हैं। These components are deposited on the cell surface of the pathogen and aid in its destruction. ये कंपोनेंट पैथोजेंस की सेल सरफेस पर अटैच हो जाते हैं और उस पैथोजन को नष्ट करने में फेगोसाइट्स की हेल्प करते हैं। इस प्रकार से आज हमने इम्यून रिएक्शन में कौन कौन सी स्टेप शामिल होती है उनको हमने देखा है। थैंक यू।